हेलो बच्चों, नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हिंदी काव्य साहित्य का काल विभाजन, सबसे पहले यहीं से हम स्टार्ट करते हैं और संक्षिप्त तरीके से हम समझ लेंगे। हिंदी साहित्य का काल विभाजन से स्टार्ट करेंगे और हिंदी साहित्य का पूरा काव्य का इतिहास हम पढ़ लेंगे आज शॉर्टकट में। जो बच्चे बहुत ही पहले से नहीं पढ़ पाए हैं, थोड़ा आप ध्यान दे लें। ये जो चीज़ें हम लेकर के आज आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले तो काल विभाजन देखिए, एक काल विभाजन से क्वेश्चन आना संभावित रहता है। तो आप काल विभाजन को समझ लीजिए। पहले तो आदिकाल है, जिसको हम वीरगाथा काल भी कहते हैं। आदिकाल और वीरगाथा काल, ठीक है, दो नाम है। इसका नाम बीजवपन भी काल है, सिद्ध सामंत भी काल है। ठीक, वो हम अलग से बताएंगे कि कौन किसने कहा। 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक आपका आदिकाल का समय माना जाता है। पूर्व मध्यकाल, जिसको हम भक्ति काल भी कहते हैं, और भक्ति काल को ही हम स्वर्ण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्ण काल। भक्ति काल को ही स्वर्ण काल कहते हैं, जो कि आपका 1343 से 1643 ईस्वी तक चला। कब से कब तक? 1343 से 1643 ईस्वी तक चला था। क्या? पूर्व मध्यकाल, जिसको हम भक्ति काल कहते हैं, और आदिकाल, जिसको हम वीरगाथा काल कहते हैं। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका नाम दिया था। आदिकाल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका नाम दिया था, बीजवपन काल। ठीक है, आदिकाल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका नामकरण किया था बीजवपन काल के नाम से। यानी बीजवपन काल किसने कहा था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। और सन 1343 से 1643 तक चला था आपका पूर्व मध्यकाल। उत्तर मध्य, एक बार बच्चों शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लाइव क्लासेस का सिलसिला यहाँ नहीं थमता है। आपको फुल प्लेलिस्ट में पूरा कोर्स हिंदी का आप करना चाहते हैं, सामान्य हिंदी या फिर साहित्य हिंदी या कक्षा 10 के या 12 के, कहीं के भी आप छात्र हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए रामबाण एक चैनल है जी, जो हिंदी से संबंधित तमाम विवरण लेकर के आता है। और ये कक्षा 10 और 12 यूपी बोर्ड की आपकी परीक्षा करवा के ही मानेगा ये चैनल हमारा। तो आप कायदे से प्लेलिस्ट से पढ़िए, ठीक है, प्लेलिस्ट से पढ़िए। जो दिक्कत हो हमसे शेयर कीजिए, कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। ठीक, अब उत्तर मध्यकाल, जिसको हम रीतिकाल भी कहते हैं। उत्तर मध्यकाल को क्या कहते हैं? रीतिकाल। रीतिकाल का और पूरा नाम क्या है? उत्तर मध्यकाल पुराना नाम है, और उसको हम रीतिकाल भी कहते हैं। रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल एक ही चीज है। 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक ये काल रहा। 1843 से निरंतर चला आ रहा है आधुनिक काल। और आधुनिक काल में हम विभिन्न काल देखेंगे, लेकिन ये तो आपका काल विभाजन शुरुआती था। आगे देखिए विभिन्न कालों के कवि एवं प्रसिद्ध रचनाएं। सबसे पहले आदिकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, प्रमुख कवि और इधर प्रमुख रचनाएं हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि बार बार एग्जाम। चंद बरदाई जो हैं, इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है। हिंदी का ये प्रथम महाकाव्य है। हिंदी का कैसा महाकाव्य है? ये प्रथम महाकाव्य है हिंदी का। और अगर आपसे कोई पूछे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो प्रिय प्रवास है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। नरपति नाल जिन्होंने बीसल देव रासो लिखा था, और दलपति विजय जिन्होंने खुमान रासो या खुमान रासो लिखा था। ठीक है, तो तीनों को आपको समझ लेना। नरपति नाल ने बीसल देव रासो लिखा, दलपति विजय ने खुमान रासो लिखा, और चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा। ये आदिकाल के प्रमुख कवियों में, मशहूर कवियों में, प्रसिद्ध कवियों में इन्वॉल्व हैं। आप इनको जरूर पढ़िएगा, इन्हें बहुत ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बहुत हैं। अब आइए भक्ति काल के प्रमुख कवियों, उनकी रचनाएं हम देख लेते हैं। प्रमुख कवियों में कबीरदास हैं। भक्ति काल के एक महान, एक मजबूत स्तंभ के रूप में हमारे सामने कबीरदास, कबीर ग्रंथावली और कबीर वचनावली, ये सब कबीर की रचनाएं हैं, लेकिन इसके संकलनकर्ता और लेखक दूसरे हैं। लेकिन हम इन्हें कबीर की रचनाएं ही मानते हैं। कबीर ग्रंथावली कह लो, चाहे कबीर वचनावली कह लो, चाहे फिर बीजक कह लो। बीजक मेन इनकी रचना है। बीजक का संकलन धर्मदास ने किया था, जिसमें साखी शब्द रमैनी मिलती हैं। अगले कवि आपके भक्ति काल के आते हैं सूरदास। वात्सल्य सम्राट सूरदास हैं। इनको हम वात्सल्य सम्राट कहते हैं। सूरसागर, साहित्य लहरी, सुरसारावली और सूरपचीसी, गोवर्धन लीला आदि इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो हम इनमें आपको वही रचनाएं बता रहे हैं जो आनी हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। फिर आइए, तुलसीदास एक महान कवि के रूप में है। तुलसीदास की ट्रिक के साथ हमारा वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और तमाम इनकी 12 प्रामाणिक रचनाएं हैं। ठीक है, तो वो भी आप समझ लीजिए। रीतिकाल के प्रमुख कवियों, उनकी प्रमुख रचनाएं आप देखिए। रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन थे, उनकी प्रमुख रचना
कौन थी? प्रिया नक्षिक। ये रचनाएं केशवदास की। रामचंद्रिका एक बहुत मशहूर इनकी रामचंद्रिका है, ठीक है। रामचंद्रिका जो है केशवदास की एक महत्वपूर्ण कृति है, बहुत ही मशहूर है, बहुत ही प्रसिद्ध है, बार बार आती रहती है। बिहारी की बिहारी सतसई है। क्या है? बिहारी सतसई। बिहारी सतसई बिहारी की रचना है। भूषण यानी जिनको शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक आदि रचनाएं, ये भूषण ऐसे कवि हैं जिन्होंने रीतिकाल में भी वीर काव्य लिखा था, ठीक है। चलिए, आचार्य केशव, बिहारी और भूषण ये आदिकाल के रीतिकाल के कवि हैं। अब आप देखिए आधुनिक काल के प्रमुख कवियों में उनकी रचनाएं देख लीजिए। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आते हैं, वही हमने लिया है, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये एक ही चीज है, दो ही कवि हैं, ठीक है। इसमें ये नंबरिंग गलत हो गई है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जिन्होंने परिप्रिय प्रवास, रसकलश और पद्य प्रसून, चुपते चौपदे, चोखे चौपदे आदि रचनाएं लिखी हैं। मैथिली शरण गुप्त जिन्होंने साकेत, जयद्रथ वध, अनघ, द्वापर ऐसी रचनाएं लिखी। विभिन्न काव्य धाराएं अब देख लेते हैं। आइए, वीरगाथा काल की या आदिकाल की हम थोड़ी सी विशेषताएं देखते हैं। एक नंबर में कभी कभी पूछ ली जाती हैं। ये वीडियो कक्षा 10 के लिए, 12 के लिए, सामान्य हिंदी, साहित्य हिंदी, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, सभी के लिए ये वीडियो है, रामबाण साबित हो सकता है। रासो ग्रंथों की रचना हुई कब हुई? वीरगाथा काल यानी कि आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं। कक्षा 10 वाले तो जरूर ध्यान दें यहाँ पर कि, क्योंकि उनमें 1 नंबर 2 नंबर का आता है, ये 2 या 3 नंबर में आपका आता है, ठीक है। तो वीरगाथा काल की या फिर आप समझ लीजिए आदिकाल की विशेषताएं या प्रवृत्तियां। एक तो रासो ग्रंथों की रचना हुई, दूसरे वीर रस एवं श्रृंगार रस की प्रधानता रही, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, डिंगल एवं पिंगल भाषा का प्रयोग, प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं वीरगाथा काल में हुई। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपकी विशेषताएं, यानी कि रासो ग्रंथों की रचना हुई, वीर रस एवं श्रृंगार रस की प्रधानता रही, आश्रयदाताओं की प्रशंसा रही, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ, प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं थी, की गई थी, ठीक है। इसके प्रमुख कवियों में अगर वीरगाथा काल तो चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो जिन्होंने लिखा, विद्यापति जिन्होंने पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका लिखा, ठीक। आगे देखिए, भक्ति काल निर्गुण काव्यधारा, संत काव्यधारा ज्ञानाश्रयी शाखा की विशेषताएं, जिसको हम संत काव्यधारा में ज्ञानाश्रयी शाखा कहते हैं, यानी संत काव्यधारा ही ज्ञानाश्रयी शाखा कहलाई, ठीक है। भक्ति काल में 2 शाखाएं हुई, एक तो ज्ञानाश्रयी, दूसरी प्रेमाश्रयी, ठीक है। संत काव्यधारा को ज्ञानाश्रयी शाखा में लेते हैं। निराकार परमात्मा के प्रति उपासना का भाव भक्ति काल की ये बहुत बड़ी प्रवृत्ति थी। निराकार यानी संत काव्यधारा की ये प्रवृत्ति है, आप समझिए, जिसमें कबीर वगैरह आते हैं। तो निराकार परमात्मा के प्रति उपासना का भाव था। ज्ञान प्राप्ति एवं गुरु को सर्वाधिक महत्व मिला था। ऊंच नीच जाति पात के भेदों की आलोचना हुई थी। रहस्यवादी भावना का निरूपण हुआ था। पाखंड एवं बाह्य आचारों की आलोचना हुई थी, ठीक है। तो भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां ये हैं कि निराकार परमात्मा के प्रति उपासना का भाव, ज्ञान प्राप्ति एवं गुरु को सर्वाधिक महत्व, ऊंच नीच जाति पात भेदों की आलोचना यानी जाति पाति का खंडन हुआ, रहस्यवादी भावना का निरूपण हुआ, पाखंड एवं बाह्य आचारों की आलोचना हुई। मुख्य कवि, बहुत ही मुख्य कवि जो इसमें है, एक तो संत कबीर दास हैं, दूसरे गुरु नानक देव हैं। ये ज्ञानाश्रयी शाखा के दोनों कवि हैं, ठीक। यानी भक्ति काल में 2 शाखाएं चली थी, एक तो ज्ञानाश्रयी, दूसरी प्रेमाश्रयी। हमने पहली बताई आपको ज्ञानाश्रयी, अब दूसरी है प्रेमाश्रयी। तो इसमें कबीर की रचनाएं जो थी, बीजक, कबीर ग्रंथावली, कबीर वचनावली नानक जी की थी, गुरु ग्रंथ साहिब थी, ठीक है। चलो, अब सूफी काव्यधारा जिसको हम प्रेमाश्रयी काव्यधारा कहते हैं, प्रेमाश्रयी शाखा कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं और प्रमुख कवियों के बारे में हम जान लेते हैं। प्रेम भावना द्वारा परमात्मा की प्राप्ति, ये इनका मुख्य लक्ष्य था। सूफी काव्यधारा में जैसे मलिक मोहम्मद जायसी थे, इन्होंने क्या लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा। पद्मावत के में प्रेम के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति की ओर उन्मुख हुए हैं। लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम का सृजन इनकी मुख्य भूमिका थी, मुख्य विशेषता थी। हिंदू संस्कृति का चित्रण किया गया था सूफी काव्यधारा में। इतिवृत्तात्मकता और अतिशयोक्तिवाद इसमें था। फारसी मसनवी पद्धति, फारसी मसनवी शैली का प्रयोग किया था। मुख्य कवि और मुख्य रचनाएं देखते हैं, एक तो जायसी और उस्मान, ठीक है। जायसी उस्मान की चित्रावली एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है, और जायसी का पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम जैसी रचनाएं उसमें प्रतिपादित की गई। सगुण भक्ति शाखा की 2 शाखाएं हो गई। निर्गुण भक्ति काल में निर्गुण शाखाएं और सगुण आ गई, और निर्गुण में हमने आपको बताया संत काव्यधारा और प्रेमाख्यानक काव्यधारा, ठीक है, 2 बताएं। चलिए, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी दोनों बताई हमने।
अब आपको सगुण में देखिए, वो तो निर्गुण की दोनों शाखाएं थी, ठीक हो। देखो भक्ति काल हुआ, आप इसको समझिए, भक्ति काल में दो शाखाएं, एक तो सगुण और एक निर्गुण। अच्छा, निर्गुण में आपकी दो शाखाएं आती और दूसरी प्रेमाश्री। अब ये तो हमने पढ़ा दिया। आप सगुण का देखिए, सगुण में राम काव्य और कृष्ण काव्य दो आते हैं। तो सगुण में सबसे पहले राम भक्ति काव्य धारा की विशेषताएं देखिए। दास्य भाव की भक्ति की प्रधानता, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को ईश्वर रूप मानकर उनका गुणगान, समन्वयकारी भावना, सामाजिक कल्याण की भावना, अवधि एवं ब्रज भाषा का प्रयोग। ठीक है। दास्य दास भाव की जो थी वो भक्ति की प्रधानता थी। कहाँ? राम भक्ति शाखा में। एक तो जो लिखता था जैसे तुलसीदास है, वो दास्य भाव की भक्ति की, उन्होंने दास अपने आप को नौकर माना, यानी सेवक माना, किसका? राम का, प्रभु राम का। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को ईश्वर के रूप में मानकर उनका गुणगान किया गया। समन्वयकारी भावना की प्रधानता थी, सामाजिक कल्याण की भावना थी, अवधि एवं ब्रज भाषा का प्रयोग राम काव्य धारा में बहुतायत मात्रा में हुआ। इसके प्रमुख कवियों में एक तो तुलसीदास और दूसरे अग्रदास हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका, बरवे रामायण, रामलला, छू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और हनुमान और रामा अष्टयाम, ध्यान मंजरी ने पत्रिका जैसी रचनाएं लिखी। आगे देखिए, कृष्ण भक्त काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं देखिए। श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ, सखा भाव की भक्ति की प्रधानता हुई, वात्सल्य एवं श्रृंगार की प्रधानता, संभावुकता पूर्ण सरलता, प्रकृति का उद्दीपन रूप। की लीलाओं का वर्णन कहाँ? सखा भाव की भक्ति कहाँ हुई? कृष्ण भक्ति शाखा में। यानी सखा भाव की भक्ति मतलब ये है कि भगवान को मित्र मानते थे, उस प्रकार की भक्ति करते थे। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस की प्रधानता इसमें थी, भावुकता पूर्ण सरलता, ठीक, और प्रकृति का उद्दीपन के रूप में चित्रण था। आगे देखिए, इसके प्रमुख 25 लिखी, भंवर गीत, रस मंजरी और विरह मंजरी नंददास ने लिखा। ठीक है। सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर 25 तीन रचनाएं लिखी। और नंददास ने क्या लिखा? भंवर गीत, रस मंजरी और विरह मंजरी। मंजरी नाम आ जाए तो समझ लो किसने लिखा? नंददास ने लिखा। ठीक। अब रीतिकाल काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं देख लीजिए, बड़े ध्यान से समझिए, और एक बार इसको शेयर कर देते तो बहुत अच्छा रहता। कम मात्रा में बच्चे जुड़े, तो क्या फायदा। आप इसको बहुत ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे बच्चों को इसका फायदा मिले। श्रृंगार रस की रचनाएं कहाँ हुई? रीतिकाल में। बहुत ज्यादा श्रृंगार रस लिखा गया। नारी सौंदर्य का विलासिता पूर्ण चित्रण हुआ। विलासिता मतलब विलास की वस्तु ना, मनोरंजन की वस्तु नारी है, उस प्रकार से चित्रण हुआ। नारी सौंदर्य का विलासिता पूर्ण चित्रण हुआ। आश्रयदाताओं की प्रशंसा हुई, खूब प्रशंसा हुई। जैसे कि रीतिकाल में आप देखो, बिहारी जो थे वो मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रित कवि थे, तो उनकी बहुत ही वो हुई, क्या हुई? प्रशंसा हुई। काव्य शास्त्रीय नियमों पर आधारित रचनाएं, बहुत ज्यादा लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ। अलंकारों का चमत्कारिक प्रयोग हुआ। क्या हुआ? अलंकारों का चमत्कारिक प्रयोग हुआ था। प्रमुख कवि, प्रमुख रचनाएं, एक तो देखो केशवदास और बिहारी इसके मुख्य मान सकते हैं। की रतन बाऊ ने लिखी, कवि प्रिया लिखी, रसिक प्रिया लिखी, है ना। और बिहारी ने मात्र एक ही रचना की थी जिसमें 719 दोहे थे, बिहारी सतसई थी। आधुनिक कविता, द्विवेदी युग की विशेषताएं देख लीजिए। आधुनिक में आप आइए, द्विवेदी युग आते हैं। द्विवेदी युग हमने बताया था ना, आधुनिक की अभी चर्चा करेंगे विस्तार से, तो अब आधुनिक काल आ गया, तो आधुनिक काल की चर्चा कर लीजिए। आधुनिक काल में प्रमुख विशेषताएं देखिए। यथार्थ प्रधान भाव, स्वदेश प्रेम की अभिव्यक्ति, समाज सुधार की भावना थी, प्रतीकात्मकता थी और खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया। बहुत बड़ी बात यह थी कि आधुनिक काल की कविता में द्विवेदी युग में खड़ी बोली की स्टार्टिंग हुई। हालांकि भारतेंदु युग हमने आपको नहीं बताया, वो मैं बता चुका हूं, भारतेंदु अलग बता चुका हूं। तो ये जो द्विवेदी युग की विशेषता है ना, ये द्विवेदी युग में खड़ी बोली का बहुत प्रयोग, वैसे तो भारतेंदु युग से हो गया था। ठीक है। चलिए, सिंह उपाध्याय हरिओद हैं, जिन्होंने प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास हैं, जिन्होंने साकेत, अनघ, यशोधरा, द्वापर, भारत भारती जैसी रचनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रहस्यवाद की प्रधानता, ये कहाँ थी? छायावाद में थी। मानवतावादी दृष्टिकोण था,
राष्ट्रीयता एवं नारी का महत्व का वर्णन था, प्रतीकात्मकता थी, कहाँ कहाँ प्रतीकात्मकता थी, छायावाद में, व्यक्तिवादी भाव एवं अतिशय भावुकता। आप नोट्स बनाते रहिए, टेलीग्राम चैनल पर आप जा कर के ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्ञान। देखिए टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम पर ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस जैसा कि नाम चैनल पे इसका है, वैसा ही सेम डालिए तो आपको हमारा लोगो दिखेगा, उसी पर क्लिक कीजिए, फिर नीचे ज्वाइन बटन आ जाएगा तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। तो आप ऊपर जाएंगे तो पुरानी प्लेलिस्ट, पुरानी जो भी लिंक भेजी है, जो भी आपको पीडीएफ भेजी, सब मिल जाएंगी, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं, कक्षा 10 के लिए तो खासकर बहुत ज़्यादा, लेकिन 12 वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं रचनाएं और लेखक। जयशंकर प्रसाद महादेवी वर्मा के स्तंभ मजबूत स्तंभ थे, और 2 स्तंभ और थे, 4 स्तंभ बहुत मजबूत थे, प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा। लेकिन 2 की आप ध्यान दीजिएगा, झरना लहर आंसू, प्रेम पथिक, कामायनी, चित्राधार, कानन कुसुम, ये सब जयशंकर प्रसाद की रचनाएं, हमने बार बार इनकी चर्चा की है, इसलिए यहाँ पर शॉर्ट कर रहे हैं। महादेवी वर्मा, निहार, नीरजा, संधिनी, सप्तपर्णा, ये सब महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं, ठीक है। तो आप इनको भी ध्यान से देखिएगा। आगे देखिए, प्रगतिवादी काव्यधारा की प्रमुख विशेष तो प्रगतिवाद, ठीक, यानी छायावादोत्तर, यानी छायावाद के बाद में जो युग आया उसका नाम था प्रगतिवाद। तो इसमें तो एक तो नंबर 1 तो परंपरा का विरोध हुआ, शोषितों की दुर्दशा का चित्रण हुआ, क्रांति की भावना हुई, मार्क्सवादी दर्शन के का प्रभाव था, सामाजिक विषमताओं का चित्रण हुआ, ठीक है। चलिए क्या क्या हुआ आप एक बार फिर से समझ लीजिए। छायावाद में क्या था, एक तो परंपरा का विरोध हुआ था, का चित्रण हुआ था प्रगतिवाद में, ठीक है, प्रगतिवाद की हम बता रहे हैं। शोषितों मतलब स्वानों को मिलता दूध, वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं, ऐसी रचनाएं इसमें देखने को मिली। तो एक तो यही था, शोषित मतलब वो व्यक्ति जिसका शोषण किया गया हो, जिसको दबाया गया हो, कुचला गया हो, परेशान किया गया, उसको शोषित कहते हैं, ठीक है। क्रांति की भावना, ठीक है, क्रांति की भावना थी इसमें, एकदम एकदम मान लो क्रांति, यानी कि ये जो 1857 की क्रांति जैसी ही क्रांति मान लो, ये क्रांति कविताओं में क्रांति आई थी, कविताएं क्रांतिकारी भावना से ओतप्रोत लिखी जा रही थी, देश प्रेम की लिखी जा रही थी। मार्क्सवादी दर्शन का प्रभाव, सामाजिक विषमताओं का चित्रण की समाज में क्या हो रहा है ना। आगे देखिए, मुख्य कवि, एक तो सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और दिनकर। निराला वैसे तो छायावादी हैं, लेकिन निराला ने जो है प्रगतिवाद में भी कदम रखा था, और प्रगतिवाद में बहुत सारी रचनाएं, जूही की कली और बेला जैसी रचनाएं इनकी प्रगतिवादी रचनाओं की श्रेणी में आती हैं। रामधारी सिंह दिनकर, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, होमकार, सामधेनी भी प्रगतिवाद के थे, ठीक है। प्रगतिवाद के मतलब जो छायावाद था उसी के समानांतर एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा चल रही थी, उसी में वो प्रगतिवाद तक आई, और उसी में जो थे दिनकर थे, ठीक है, यानी कि प्रगतिवादी कवि दिनकर हैं। अब प्रयोगवादी काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं देख लीजिए। प्रयोगवादी में घोर वैयक्तिकता थी, वैयक्तिकता मतलब पर्सनैलिटी, मतलब पर्सनल चीजें, अपने व्यक्तिगत विचार रखना, व्यक्तिगत प्रतीक, व्यक्तिगत सब कुछ व्यक्तिगत कर लेना, सारी चीजें व्यक्तिगत तौर पे बताना, तो इसको घोर वैयक्तिकता कहते हैं। अति यथार्थवादी चित्रण था, अति यथार्थवाद था, यथार्थ मतलब सत्यता, अत्यधिक सत्यता थी इसमें। कुंठा और निराशा का स्वर इसमें देखने को मिलता था, मारो 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 हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है, काटो काटो काटो, हिंसा और अहिंसा क्या, ऐसी कविताएं लिखी गई इसमें। सामाजिक एवं नैतिक व्यवस्था के प्रति विद्रोह हुआ, कब, प्रयोगवादी। एक तो उपमानों और प्रतीकों का बहुत प्रयोग हुआ, नदी के द्वीप अज्ञे की रचना प्रगतिवाद प्रयोगवादी रचना है। देखो प्रयोगवादी में जो भी तार सप्तक के जितने भी कवि आते हैं सब प्रयोगवादी कवि होते हैं। मुख्य रचनाएं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जो हैं वो प्रमुख कवि हैं, जिन्होंने आंगन के पार द्वार, हरी घास पर झरमर, बावरा अहेरी, इति अलम, चिंता, ये सब रचनाएं लिखी थी। भवानी प्रसाद मिश्र, जिन्होंने गीत फरोश लिखा, मैं गीत बेचता हूँ, तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मतलब गीत फरोश माने गीत विक्रेता। तो ये एक प्रयोगवादी कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र और सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, ठीक है। तो बच्चों आपको कैसा, लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आज समय का अभाव है, मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए। एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, आपके लिए इतनी मेहनत, और आप शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करेंगे, देखो वैसे तो बहुत सारे आपको
आलतू फालतू चीज़ें बहुत शेयर करते हो, लेकिन ये शैक्षणिक चीज़ें भी शेयर कर दिया करो कभी कभी, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।